नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान एमसीक्यू, जो कि रहेगा विश्लेषण सहित व्याख्या। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला रहा दोस्तों, बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? ठीक है, बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी पत्ती भेदक, ऑप्शन सी सफेद मक्खी और ऑप्शन डी बीज। तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पत्ती भेदक। ठीक है, पत्ती भेदक द्वारा लिटिल लीफ रोग प्रसारित होता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। बैगन में लिटिल लीफ रोग पत्ती भेदक के द्वारा प्रसारित होता है। यह रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। तो ये भी याद रखेंगे, जो बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है यह माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, जो सिस्टम फाइसाइटिस नामक कीट से फैलता है। ठीक है, तो ये कीट भी अपना इम्पोर्टेंट है। सिस्टियम फाइसाइटिस नामक कीट से फैलता है। रोगी पौधा बौना रह जाता है, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है। ठीक है, और जान लेते हैं इसका रोकथाम। तो रोगी पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। ठीक है, जो इससे रोगग्रस्त ऐसे रोग से ग्रस्त पौधे रहते हैं इसे उखाड़कर जला देना चाहिए। लीफ होपर से बचाने हेतु मैलाथियन 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ये रहा बैगन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है दोस्तों, अर्का शीतल किस फल की उन्नतिशील किस्म है? ठीक है, अर्का शीतल किस फल की उन्नतिशील किस्म है? ऑप्शन ए ककड़ी, ऑप्शन बी खीरा, ऑप्शन सी तरबूजा, ऑप्शन डी खरबूजा। तो दूसरा का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ककड़ी। ठीक है, अर्का शीतल ककड़ी का उन्नतिशील किस्म है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्का शीतल ककड़ी की उन्नतिशील किस्म है। यह मुख्यतः जायद ऋतु की फसल है। ठीक है, ऋतु भी पूछ लिया जाता है। इस किस्म के फल काफी कोमल एवं हल्के हरे रंग के होते हैं। फल की लंबाई लगभग 22 सेंटीमीटर तथा भार 100 ग्राम तक के होते हैं। इसकी औसत उपज 200 किलोग्राम हेक्टेयर है। ठीक है, अन्य किस्में हैं इसके लखनऊ अली। ठीक है, ककड़ी के अन्य किस्में है लखनऊ अली, नजदार, सिक्किम ककड़ी आदि। ककड़ी बीज की दर 2.3 किलोग्राम हेक्टेयर और दूरी 1.5 से 2.0 मीटर है। ठीक है, ये रहा ककड़ी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3। खीरा का उद्भव स्थान कौन सा देश है? याद रखेंगे, प्रश्न है खीरा का उद्भव स्थान कौन सा देश है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों खीरा का उद्भव स्थान भारत है। इसका वैज्ञानिक नाम कुकुमिस सेटाइवस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है कुकुमिस सेटाइवस। यह एक जायद की फसल है। ठीक है, तो कौन सा फसल है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जायद का फसल है। खीरा सलाद के रूप में विश्व प्रसिद्ध है और इसकी प्रजाति जापानीज लाग, ग्रीन पाइनेंसेट, खीरा पूना, फैजाबादी तथा कल्याणपुरी मध्यम आदि इसके अन्य प्रजाति हैं। ठीक है, ये रहा खीरा। सब खाते हैं, ये मैडम लगाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? ठीक है, सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए जी कल्लू, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी पुष्करनाथ, ऑप्शन डी कीर्ति सिंह। तो चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पुष्करनाथ। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। आलू की सीड प्लांट तकनीक 1967 में पुष्करनाथ ने विकसित की थी। इस विधि से तैयार किए गए पौधे वायरस मुक्त होते हैं तथा देश के मैदानी भागों में बीज तैयार करने के लिए काम में लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, निम्न में से मिर्च की लीक कर्ल वायरस, ठीक है, मिर्च की लीक कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी पूसा रोहिणी और ऑप्शन डी पूसा ज्वाला, माफ कीजिए। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पूसा ज्वाला। ठीक है, मिर्च के लीक कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति है पूसा ज्वाला। पूसा सदाबहार, पंथ सीवन, मूसलवादी आदि लीफ कर्ल वायर से होने वाला एक प्रमुख रोग है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है। इस रोग के वायरस को सफेद मक्खियां फैलाती है। ठीक है, इस रोग के वायरस को सफेद मक्खियां फैलाती है, तो ये भी याद रखेंगे। ये रहा मिर्ची का पौधा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6। मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा है? ठीक है, मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 2 अंश सेल्सियस, ऑप्शन बी 12 अंश सेल्सियस, ऑप्शन सी 22 अंश सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 अंश सेल्सियस। तो छठवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 22 अंश सेल्सियस मटर के बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम है। मटर, अलसी, लहसुन, बरसीम, सोयाबीन, इसके लिए 16 से 22 अंश सेल्सियस। ठीक है, गेहूं के लिए 23 से 30 अंश सेल्सियस, तंबाकू के लिए 22 से 27 अंश सेल्सियस, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, कपास के लिए 30 से 35 अंश सेल्सियस उपयुक्त तापक्रम होती है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा मटर का पौधा। प्रश्न 7। निम्न में से कौन सा फल मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी लीची। तो सातवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी संतरा मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल है। मार्मलेड नींबू वंशी फलों जैसे ऑरेंज, मैडरीन माने संतरा, नींबू, ग्रम फ्रूट आदि जिनमें से पैक्टिन तथा एसिड होता है। ठीक है, इसका निर्माण जलीय रस या गूदे को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर तथा संतरा या माल्टा के छोटे छोटे एवं पतले तैयार किए हुए छिलके मिलाकर तैयार किए जाने वाला पदार्थ है। ठीक, ये रहा संतरे का पौधा या पेड़ बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी आम्रपाली, ऑप्शन सी अर्कापुनित, ऑप्शन डी नीलम। तो आम की बीज रहित किस्म कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सिंधु। ठीक है, ये बीज रहित आम होता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंधु, ठीक है, रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से उत्पादित एक संकर किस्म है। याद रखेंगे, सिंधु रत्ना और अल्फांसो से क्रॉस से उत्पादित एक क्रॉस संकर किस्म है। यह बीज रहित आम की प्रजाति है। ठीक है, यदि आम्रपाली की बात करें तो यह दशहरी और नीलम के क्रॉस से तैयार किया जाता है, और अर्कापुनित की बात करें तो यह अल्फानो और बंगान पाली की क्रॉस से तैयार किया जाता है। तो ये क्रॉस भी इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा किस्म किससे बनाया जाता है करके, तो ये डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, IMP है। ये रहा आम का वृक्ष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, ललित किस फल की उन्नत प्रजाति है? ठीक है, ललित किस फल की उन्नति प्रजाति है? ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी सेब। तो 9वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमरूद। ठीक है, अमरूद का किस्म है ललित। ललित अमरूद की उन्नतिशील प्रजाति है। यह जैली के लिए सबसे उपयुक्त है। अमरूद को गरीबों का सेव कहा जाता है। ठीक है, गरीबों का सेव किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए अमरूद। अमरूद के बरसाती फसल को मृग बहार कहते हैं। ठीक है, तो अपने आप में कई क्वेश्चन का आंसर बनते जाता है दोस्तों। बनारसी सुर्खी अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म है। ठीक है, बनारसी सुर्खी अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10। प्रश्न 10 है दोस्तों, पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतिशील प्रजाति है? ठीक है, पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतिशील प्रजाति है? ऑप्शन ए लौकी, ऑप्शन बी करेला, ऑप्शन सी तुरई और ऑप्शन सी चिंचिड़ा। तो 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लौकी। पूसा मंजरी लौकी की उन्नतिशील प्रजाति है। यह किस्म पूसा समर, प्रेलिफिक, राउंड तथा LL11 के मेल से तैयार की गई है। इस किस्म की प्रति हेक्टेयर उपज 250 क्विंटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा लौकी का फसल। प्रश्न 11, अनार की जालौर बीज रहित प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुति की गई है? ठीक है, अनार की जालौर बीज रहित प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुति की गई है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो 11वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जालौर बीज रहित प्रजाति को हिमाचल प्रदेश में उगाने के लिए संस्तुति की गई है। ठीक है, अनार की और प्रजाति देख लीजिए, जैसे जालौर सीडलेस है, ये राजस्थान सूखा सहनशील। ठीक है, राजस्थान में जालौर सीडलेस प्रजाति और गणेश नाम की प्रजाति महाराष्ट्र अलांदी किस्म से चयनित। ठीक है, कंधारी अनार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ये विदेशी किस्म है। डोलका बोले तो गुजरात में इसको उगाने की संस्तुति की गई है। ठीक है, ये रहा अनार का वृक्ष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12, कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है? ठीक है, कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की कैल्शियम प्रमुख अवयव है। कैल्शियम कोशिका भित्ति के एक प्रमुख अवयव है। कैल्शियम कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण में भाग लेता है और यह जड़ों के विकास में, कोशिकाओं के विभाजन, पौधों की वृद्धि और प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। प्रश्न 13, वातपोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, वातपोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए लाइसीमीटर, ऑप्शन बी पोटोमीटर, ऑप्शन सी टेंसियोमीटर, ऑप्शन डी ऑक्सीजनोमीटर। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पोटोमीटर द्वारा वातपोत्सर्जन मापा जाता है। ठीक है, फार्मर का पोटोमीटर, गैनान का पोटोमीटर, डार्विन का साधारण पोटोमीटर, गैरियो के यंत्र पोटोमीटर, ये अन्य प्रकार के पोटोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14, ये वातपोत्सर्जन की क्रिया होते हुए, ठीक है, ये निकल रही है सूर्य के प्रकाश से। प्रश्न 14, स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ठीक है, स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फास्फोरस द्वारा स्टोमेटा नियंत्रित होता है। स्टोमेटा प्रायः पोटेशियम व हाइड्रोजन द्वारा नियंत्रित होता है, जिसकी सहायता से रंध्र खुलते हैं व बंद होते हैं। सहायक कोशिकाओं में K+ निकलने पर रंध्र बंद व K+ सहायक कोशिकाओं के अंदर आने पर रंध्र खुल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये स्टोमेटा का कुछ चित्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? ठीक है, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? ऑप्शन ए मूल गोप, ऑप्शन बी मूल रोम, ऑप्शन सी बाह्य त्वचा, ऑप्शन डी अंतः त्वचा। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मूल रोम। ठीक है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करता है।
मूल रोम जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवण का अवशोषण करता है। जड़ भूमि में पौधों को स्थिर रखता है। ठीक है, जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तनों में और पत्ती में संवहन करते हैं। कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इस संचित भोज्य पदार्थों का पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये खनिज तथा जड़ का अवशोषण करते हुए जड़। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16। प्रश्न 16 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है? ठीक है, SO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2O और ऑप्शन डी CO2। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी CO, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, माफ कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जीवाश्म ईंधनों के जलने के अर्थात खनिज तेल तथा कोयले के जलने से निकलता है। स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में खनिज तेलों का प्रयोग होता है, जिसके दहन से अति हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO माफ कीजिए CO निकलता है। ठीक है, ये धुआं छोड़ता गाड़ी अत्यधिक CO का उत्सर्जन, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17। खाली स्थान क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि ये, ठीक है, क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि ये ऑप्शन ए हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, ऑप्शन बी हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी हरे प्रकाश को स्थानांतरित करता है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है, तो जरूरी नहीं हो ABC तीनों में से ही कोई हो। कई बार ऐसा आंसर दे दिया जाता है कि उनमें से कोई भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लोरोफिल हरे रंग के लवक हैं। इसकी खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में की थी। ठीक है, इन्हीं के कारण पत्तियों और पौधे के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। हरित लवक के द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में लाल और नीला रंग का अवशोषण अत्यधिक होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करता हुआ पौधा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18। नाइट्रेट अवकारक किस में पाया जाता है? ठीक है, प्रश्न 18, नाइट्रेट अवकारक किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म में नाइट्रेट अवकारक पाया जाता है। नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, एक्टिव साइट मोशन है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसका संचालन करते हैं। प्रश्न 19, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? ठीक है, ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी न्यूक्लियस में। तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया कोशिका साइटोप्लाज्म में होता है और सभी जीवित जीवों में होता है। इस क्रिया को सर्वप्रथम इम्बडेन, मेयरहाफ और पैरनस ने अध्ययन किया। इसी कारण से इस पथ को EMP पथ, ठीक है, EMP पथ कहते हैं। इसमें एक ग्लूकोज का अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है। ठीक है, EMP पथ किसे कहा जाता है? तो ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20। प्रश्न 20 है दोस्तों, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है।
ठीक है, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है। ऑप्शन ए काइनेटिन, ऑप्शन बी अवशेषिक अम्ल, ऑप्शन सी IAA और ऑप्शन डी इथिलीन। तो 20वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों अवशेषिक अम्ल। ठीक है, पौधों के रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है अवशेषिक अम्ल। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पौधों में रंध्र बंद होने में सहायक हार्मोन अवशेषिक अम्ल सहायक होता है। ठीक है, इसकी खोज कार्न्स एवं एडिकोट ने कपास के पुष्प कलियों से प्राप्त किया था। यह रंध्र को बंद करने में सहायक होता है, जिस कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। अतः यह पदार्थ कम जल वाली भूमि में खेती के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह पत्तियों के विगलन तथा कलियों व बीजों की प्रसुप्ति के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये थी कृषि से संबंधित कुछ MCQ। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।